नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की बैठक राम सागड़ा में आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के ब्लॉक संयोजक हेमलता तराल और जिला सचिव शारदा मनात ने विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। बैठक में शारदा मनात ने बताया कि पिछले महीनों से आशा आंगनबाड़ी सहयोगिनी का पेमेंट बकाया चल रहा है। विभाग द्वारा समय पर पेमेंट न मिलने से उनका घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक गामड़ी अहाड़ा के 8 आंगनबाड़ी केंद्र जो 2010 से चल रहे हैं, उनका भवन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बंशीलाल खराड़ी ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए राज्य और केंद्र से मिलने वाले मानदेय वेतन को हर महीने की 5 तारीख को एक साथ जमा करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो 30 सितंबर को बादल महल रोड से एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले भर की कार्यकर्ता आशा सहायिका शामिल होंगी। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आज राजस्थान आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन की जो बैठक गामड़ी ब्लॉक के अंदर जो रखी गई थी, शारदा जो जिला सचिव है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, वो वहां मौजूद रहे और हेमलता की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यह तय हुआ है कि गामड़ी ब्लॉक के अंदर जितनी भी कार्यकर्ता है और आशा सहायिका है, उनका जो मानदेय है पिछले 2 महीने से बकाया चल रहा है। साथ में जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो उनको मानदेय दिया जाता है, वो अलग अलग तारीखों में दिया जा रहा है और 2 महीनों से बकाया चल रहा है। ऐसे में हालात ये है कि उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज तमाम जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आज इकट्ठे हुए थे, साथ ही उन्होंने जहां 2010 और 2018 के जो आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, उन केंद्रों के अभी तक भवन बने नहीं है। उन भवनों की भी मांग को लेकर के उन्होंने आज बैठक के अंदर निर्णय लिया है। पिछली 4 तारीख को सभी यूनियन के लोगों ने मिलकर के इनकी मांगों को भी तहसीलदार के समक्ष रखा था, लेकिन जो उनका पेमेंट का जो समाधान है वो अभी तक हुआ नहीं। इसलिए लगातार उन्होंने मीटिंग के अंदर जो जिस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया और आने वाली 30 तारीख को वो जिले भर की जो उनका आह्वान है यूनियन का, उस आह्वान में वो शामिल होने वाली है। और जल्द से जल्द अगर सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा, निश्चित तौर पर यह आंदोलन को और तेज करेगी और सभी जन संगठन भी उनके साथ में जो उनकी अगली कार्रवाई इसमें शामिल होंगे। एसएफआई जिलाधीश फाल्गुन बराड़ा। डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने अलवर जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मिनी सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं 2024-25 के क्रियान्वयन और राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं को कार्य योजना में बदलकर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने और विभागीय समन्वय बनाए रखने की सलाह दी। इसके साथ ही आमजन की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। डॉक्टर शुक्ला ने जनहित में नवाचार करने की भी अपील की, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जा सके। उनके नेतृत्व में अलवर जिले में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर जिले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं, उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस जिले के लिए की गई हैं, उनका एज पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज हो, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पर मैं फोकस करूंगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं, उसमें अलवर को टॉप जिले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और आकांक्षा और योजना। मैडम, तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा जिला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे जिलों से आई हूँ, तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियां भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था। बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें इशूज जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊंगी। उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो इश्यूज हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है, सीईसी की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जिसकी एक वीसी मैंने अटेंड की थी, उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पर, चाहे वो रीलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो, एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। इरिगेशन विभाग की आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस जिले में थी वहाँ साबी ज़्यादा वो थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनका रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसको एक एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पर एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर जोन, इवन खैरतल तिजारा और ये सारे ही डार्क में है वाटर लेवल के हिसाब से, तो वो जरूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाए। पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 वीसीज अलवर के साथ अटेंड की थी, उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकें, और हमारा जो पोजीशनिंग है एनसीआर में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि अलवर डेवलप्स एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलती है। स्वच्छता में 2-3 इश्यूज होते हैं। एक तो होता है कि आप सफाई नियमित करें, जो भी हमारी लोकल बॉडी है उसको इतना एम्पावरमेंट हो कि वो सफाई नियमित करे। दूसरा होता है कि कचरा जहाँ जाए उसके लिए अभी आपने देखा तो बजट में भी बहुत ही 3 तरह के प्लांट्स की घोषणा की गई है, छोटी से छोटी नगर पालिका से लेकर बड़े से बड़े के लिए। उस पर वर्क किया जाएगा। लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो, या मटेरियल रिकवरी रिसोर्स हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, यानी जिसमें लोगों को साथ लेके स्वच्छता की काम किया जाता है, ना कि अकेले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे। तो मेरा फोकस रहेगा कि अलवर की जनता जो इतनी जागरूक है, दिल्ली के इतने पास है, जयपुर के इतने पास है, इतने अच्छे शहर के निवासी है, उनको हम साथ लेके स्वच्छता की प्लानिंग करें। तो नहीं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अलवर में, तो मैं तो चाहूंगी मेरा आगे भी ना रहे। मैडम, अलवर में पानी संकट के लिए अभी मैं ब्रीफ होंगी, बट मैंने जो मीटिंग अटेंड की थी उसमें इस साल के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पीएचईडी विभाग की अलवर के लिए की गई हैं। तो तभी मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि बजट घोषणाओं को धरातल पे लाने से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो मेरा फोकस यूआईटी के नियमित मॉनिटरिंग और सभी अधिकारियों को एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करने का देंगे। जहां भी हमें राशि की कमी रहेगी, हमारे पास स्टेट बजट है, एनसीआरपीबी के फंड्स हैं, उनमें प्रयास करके पैसे लाएंगे। जालोर के मांडवला में पर्यूषण पर्व के अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा श्रावक श्राविकाओं द्वारा तपस्या के बाद निकाली गई, जिसमें ढोल बाजे के साथ गाने नाचने की धूम रही। रथ यात्रा में बैठकर साध्वी परम पूज्य संयमिति श्रीजी महाराज सा संगीता पालरेचा के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। साध्वी जी ने आराधना भवन में प्रवचन देते हुए श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसे हर गांव और शहर में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि धर्म के प्रति प्रेरणा मिल सके। साध्वी जी द्वारा चातुर्मास के दौरान रोजाना 4 बार प्रवचन दिया जाता है। छगनलाल जैन ने बताया कि इस अवसर पर वामा माता का थाल, 56 भोग पालना, तपस्या भगवान पार्श्वनाथ महावीर भगवान, सुमतिनाथ भगवान सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चढ़ावे के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए गांव के प्रवासियों ने भी समय निकालकर हिस्सा लिया। जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। आपके यहाँ हमारे उधर पूजा होती थी, नाटक होते थे, और रात को भगवान की भक्ति होती थी, और इन 2 सतियों जी का प्रवचन भी होता था। और यंगस्टर बहुत ही आया है, इसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है। बुजुर्ग, औरतें और यंगस्टर ने बहुत ही बढ़ कर के भाग लिया है। जो भव्य वर्ग घोड़ा आज मांडवला में निकाला गया है ये पर्यूषण को लेके,
ये कहाँ से निकलाया गया और कहाँ कहाँ पर रुका था और कहाँ पर साध्वी जी का स्वागत हुआ था? ये हमारे इधर से आराधना भवन से शुरू हुआ, जैन मंदिर, ठाकुर जी मंदिर निकल करके वापस हनुमान जी मंदिर से वापस हम इधर आए और एक तपस्यार्थियों का सम्मान था जिसमें साधु संत हमारे साथ थे। रोजाना प्रवचन होता है, वो कितने घंटे का होता है? 1.5 घंटे का प्रवचन होता है हमारे इधर रोजाना रोज। एक दिन में कितनी बार होता है? एक दिन में एक बार होता है और रात को प्रतिक्रमण होता है, वो कितने घंटे का होता है? वो हमारे 1 घंटे का होता है। हमारे यहाँ पर्यूषण अभी 2 महीने से चल रहे हैं। पर्यूषण पर्व 8 दिन का होता है पर्व, जिसमें हमारे यहाँ सब बाहर के सभी आते हैं यहाँ पे, और 400 प्लस पब्लिक थी यहाँ पे पर्यूषण पर्व में। और उन्होंने सब, किसी के 28, किसी के तपस्या, तो वो सब 8 दिन पूरे कार्यक्रम रहे तपस्या के। उसके बाद में ये समापन चातुर्मास कितने दिनों बाद होते हैं? समापन चातुर्मास 4 महीने का रहता है पूरा, इसमें 4 महीने बाद ये खत्म होता है। और पर्यूषण पर्व में कोई धार्मिक प्रोग्राम भी होते हैं या प्रवचन वगैरह कितने रोजाना कितने टाइम में हो, कितने कितने बजे होते हैं? पर्यूषण पर्व में हर डे रोज़ प्रोग्राम होते हैं, 8 दिन रोज़ प्रोग्राम चलते हैं हमारे, नहीं। जिसमें नाटक, भगवान के बारे में विस्तृत जानकारी, उनके क्या जन्म कल्याण सारे होते हैं, और लास्ट में जन्म कल्याण वांछन होता है भगवान का, और उनके बाद में पाड़ना होता है हमारे भगवान का। आज जो भव्य वरघोड़ा निकाला वो किस संबंध में निकाला गया? वो आज भव्य वरघोड़ा निकाला है, जिनकी तपस्या थी उनका वरघोड़ा था आज, जिनमें 8 दिन का उपवास रहता है। 8 दिन का उपवास है, किनका 60 में किसी का तेला है, वो तपस्या वालों का वरघोड़ा था आज, जो गांव में पूरा निकलता है। उसके बाद में शाम को आज कोई भक्ति संध्या वगैरह कोई कार्यक्रम आयोजित होंगे? नहीं, आज हमारे गांव की मीटिंग है, उसके बाद भक्ति का है नहीं अभी। शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के चलते 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। शनिवार रात 10:30 बजे बच्ची को भर्ती कराया गया, लेकिन रात भर किसी सीनियर डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि अस्पताल में पेडियाट्रिक वेंटिलेटर नहीं है और उन्हें बच्ची को ले जाने के लिए कहा गया। नर्सिंग स्टाफ ने भी सहयोग नहीं किया और बच्ची की हालत की गंभीरता को नकारते हुए कहा कि परिजन यहां चाहे ले जाएं। परिजनों ने मीडिया को बताया कि इस लापरवाही के कारण उन्हें अपनी बेटी को अहमदाबाद ले जाने का अवसर नहीं मिला और अस्पताल के बाहर उनकी बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर परवीन ने इस मामले में दावा किया कि बच्ची को इलाज प्रदान किया गया था। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। जी हाँ, हमारे पास एक मरीज आता है जो 8 साल का मरीज है, जो 1 दिन की बुखार की हिस्ट्री से और एक एपिसोड तान आने की हिस्ट्री से आता है। तो जैसे मरीज आते हैं हम उनके प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। उनका जो दवाई देते हैं, पहले डायज़ेपम देते हैं, वो तो दे दिया है। उसके बाद फिर भी उनको तान आ रहे थे, दूसरा दवाई है लेवोपिल, वो भी दे दिया गया है। उनको आईसीयू में ले लिया गया है, पीडियाट्रिक आईसीयू में था, उसमें ले लिया गया है। उनको उनके वाइटल्स सारे जांच मॉनिटर करना है। बच्चे को पिछले 2 साल से इस बीमारी की दवाई, ब्लड की बीमारी की इलाज चल रही है। उसी कारण के लिए उनको बोन मैरो बायोप्सी भी किया गया है एमजीके हॉस्पिटल में। इन जैसे मरीजों में क्या होता है ना, उनके ब्लड के जो कण होते हैं पहले से बहुत कम होती है। जैसे हमने भी यहाँ पे रिपोर्ट कराया, खून की जांच कराया, उसमें उनका खून था 4 पॉइंट का, जो नॉर्मल आदमी के जो बच्चे भी हो ना, नॉर्मल जो रहता है 12 के ऊपर रहता है, पर इनका आया है 4 ग्राम। और इनका जो प्लेटलेट काउंट था वो 10,000 था, जो नॉर्मल मरीज का रहता है 2 लाख से 4 लाख के बीच में, इनका सिर्फ 10,000 था। हमें लगा कि हमें गाइडलाइंस किए हुए है कि प्लेटलेट को पहले ट्रीट करना चाहिए। ये बात हमने अटेंडर को भी समझा दिया, इसलिए हमने रात में प्लेटलेट को मंगाया और प्लेटलेट लगा भी दिया। 2 यूनिट प्लेटलेट इनको चढ़ा भी दिया है। और बीच में इनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, रात में हमने अटेंड किया फिर मरीज को, तब इनको ऑक्सीजन की सपोर्ट भी दी गई थी। फिर से तान आए थे, फिर भी इनको इसके बाद दूसरे दवाई एप्सिलॉन आता है, वो भी चढ़ाया गया है इनको। जिसमें तान के जितने भी दवाई हैं वो सारे चढ़ा दिए हैं। परिजनों का आरोप है रात भर में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, रात को सिर्फ एक नींद का इंजेक्शन दिया गया था, नहीं, एक नींद का इंजेक्शन दिया गया। नहीं, 6 बजे बच्ची की मौत हो चुकी थी और आपके स्टाफ द्वारा मतलब बच्ची को बाहर भेजने का, रेफर करने का बताया। जी, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। वो क्या है ना, जो बात को ये जो बोल रहे हैं नींद की दवाई है, वो नींद की दवाई नहीं है, वो तान की दवाई है, जिसको डायज़ेपम बोलते हैं। ये जो तान को कंट्रोल करने वाली दवाई है। ये तान को कंट्रोल करने वाली दवाई ऐसे होती है कि जिनको देने से थोड़ा सा नींद आती है। ये नॉर्मल कोई सा भी तान कंट्रोल करने वाली दवाई है ना, उसमें नींद आने की संभावना रहती है, वही दवाई दिया गया है।
और ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि 6 बजे उनका मौत हो गई थी और उनको हमने रेफर करने की कोशिश की, ये नहीं हुई है। इनको हमने 5:30 बजे इनको हमारे सीनियर कंसल्टेंट मुकेश जैन सर हैं, उन्होंने अटेंड की थी। उनको समझाया गया कि मरीज का हालत ये है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इनको बड़े सेंटर को रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने रेफर कर दिया था, पर इनको 6:30 बजे तक इनका डिस्चार्ज और रेफरल शीट बन गया था, और पर इनका एम्बुलेंस आने में लेट हो गया। 7:30 बजे तक इनका एम्बुलेंस आता है, तब तक पेशेंट को उल्टी नीचे शिफ्ट करते समय पेशेंट को उल्टी होता है, उल्टी फेफड़ों में चला गया है और जिसके कारण से पेशेंट का हालत बिगड़ गया। तब इन्होंने हमारी इमरजेंसी में लेकर आए, तब भी हमारी आईसीयू टीम ने इनको अटेंड की, इनको इंटीबेट की, पर तब तक तो पेशेंट का जान निकल चुका था। सर, ये परिजनों का जो आरोप है कि रात भर में डॉक्टर कोई भी स्टाफ नहीं गया था, तो ये क्या? ये रात भर में पूरे उनको 3 डॉक्टर ने अटेंड की है। एक मैं हूँ, डॉक्टर प्रवीण, दूसरे हैं डॉक्टर पंकज जैन और पंकज चीपा, तीसरे हैं डॉक्टर मुकेश जैन, जिन्होंने 3 डॉक्टर ने अटेंड की है। ये 11 बजे को अटेंड की है, इनको दूसरे 4 बजे अटेंड की है, और तीसरे मुकेश जैन सर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जो हमारे, उनके 5:30 बजे इनको अटेंड की है। सर, कुछ समय पहले भी ऐसे एक आरोप लगा था सर इसी हॉस्पिटल के ऊपर की लापरवाही के चलते कोई आदमी की मौत हुई थी, तो लेकर भी थोड़े दिनों पहले प्रदर्शन भी हुआ था। सर, ये आए दिन ऐसे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लापरवाही की जा रही है या क्या है? जी देखिए, जो हमेशा जो है ना, 2 नैरेटिव्स होते हैं, एक मरीज की नैरेटिव होती है, एक डॉक्टर की नैरेटिव होती है। दोनों तरफ को सुन के जो सही है वो होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही हो रही है, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे आईसीयू टीम 24 घंटे अटेंटिव रहती है। जिस भी मरीज को कोई भी दिक्कत होती है तो हम तुरंत जाके उनको देखते हैं। तो उस टाइम भी यही आरोप था कि स्टाफ ने समय पे आके चेक नहीं किया, और इस टाइम भी यही आरोप है सर। 1-2 आरोप एक साथ लगे हैं, पहले भी लगा है, वापस लगा है, तो दोबारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी मरीज का देखिए, मुझे 4:30 बजे कॉल आता है, मैं 2 मिनट में वहां पहुंच गया हूँ। मामला सर हमारी ये मेरी भतीजी अर्पिता भलई, हम रात को 10:30 बजे इसको यहाँ लेकर आए थे, और रात से हम जब से यहाँ लेकर आए उसको, तो कोई सीनियर डॉक्टर आकर इसको नहीं देखा है। और सुबह 6:30 बजे हमको बोला आप इसको उदयपुर लेके जाइए, तो हमने उदयपुर के लिए हमने एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन एम्बुलेंस हमने कर ली थी, और हम गेट से बाहर नहीं निकले, और हमारी भतीजी एक्सपायर हो गई। ठीक है ना सर, तो अगर रात को डॉक्टर आ जाते तो हमारे इसका इलाज लग जाता है, और रात को ही मना कर देते तो हम रात को उदयपुर निकल जाते, तो कम से कम इस बच्ची तो बच जाती। तो हम इस अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हैं और इसके कार्रवाई करना चाहते हैं। और हमको कोई नहीं चाहिए, हमको हमारी बच्ची तो गई जो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और ये बात किसी दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ये चीज हम नहीं चाहते, हमारी को कोई मांग बस की मांग वगैरह नहीं, कोई नहीं चाहिए सर, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए बस। किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। इस लापरवाही की पूरी जांच हो, और आगे से ऐसी कोई घटना किसी दूसरे के साथ नहीं हो सर। क्या नाम है आपका? पूरन मेघवंशी सर, ये मेरी भतीजी है। तिजारा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते वार्ड 24 में साधुराम शेखावत के घर में रसोई की दीवार गिर गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तिजारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए नेहा को अलवर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी सुहेल ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लिया। उन्होंने आसपास के लोगों को ढहने वाले स्थान से दूर रहने और सतर्कता बरतने की हिदायत दी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मुझे सूचना मिली थी तिजारा के अहिंसा सर्किल इलाके में, अहिंसा सर्किल के कोने पर साधु सिंह के घर के बगल वाले प्लॉट में रात भर से हो रही अतिवृष्टि के कारण पानी इकट्ठा हो गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर की दीवार ढह गई, एक मकान और एक रसोई वो भी। जिले के करीरी ग्राम पंचायत में 10 सितंबर को भैरव बाबा का वार्षिक लक्खी मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला हर साल भादो महीने की सप्तमी तिथि को भरता है, जिसमें श्रद्धालु देश और प्रदेश से भैरव बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस बार मेले में विशेष आकर्षण होगा एक विशाल कुश्ती दंगल, जो स्टेडियम में आयोजित होगा। देश भर के पहलवान कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे और मेले की भीड़ को मंत्रमुग्ध करेंगे। मेले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा विशेष जाब्ता तैनात किया जाएगा। ग्राम पंचायत सरपंच लिछमा देवी और उनके कर्मचारी मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं। छोटा भीम डिप्टी मुरारी लाल मीणा ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि विजय मीणा ने बताया कि श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है, जो मेले की व्यवस्थाओं को संभालेगी। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। मेले से 5-7 दिन पहले से ही हम तैयारी करने लग जाते हैं, जैसे जो आपके सामने है। प्रशासन की तरफ से पुलिस जाब्ता की कितनी व्यवस्था की गई है, या प्रशासन से आपने कितने जाब्ते की कही गई है? पुलिस जाब्ता के लिए हमने एसडीओ साहब एवं सीआई साहब, डिप्टी साहब इनको अवगत करा दिया है। कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है और एसपी साहब को भी अवगत कराया है। मेले में कम से कम 450 के समथिंग पुलिस जाब्ता हर वर्ष लगता है, और इतना ही लगेगा अब की बार भी।
और अब की बार और पुलिस ज़ाब्ते के लिए हमने कहा है। भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित प्रांतीय अधिवेशन का दूसरा दिन रविवार को भारतीय किसान संघ के महाराजा हरीश चंद्र कृषि उपज मंडी झालरापाटन में आयोजित हुआ। इस दौरान संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने इस दौरान संबोधित किया। मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि कृषि को उन्नत किए बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने किसानों की खुशहाली को देश की समृद्धि के लिए अनिवार्य बताया और किसान संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ राजनीति और विदेशी कंपनियों की चापलूसी से दूर रहकर किसानों की सच्ची आवाज बन रहा है। आज भारत का किसान 328 मिलियन टन खाद्यान्न उपजा रहा है और साल 2050 तक 330 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर मोहलड़िया के पास स्थित होटल हाईवे किंग में 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले होटल काउंटर पर एक पर्ची फेंकी जिसमें फिरौती की मांग की गई थी। इसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद होटल स्टाफ में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा समेत पुलिस का जाब्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में सहायता मिल रही है। पुलिस ने विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये सुबह लगभग 6 बजे एक होटल जो हाईवे किंग है यहाँ पर फायरिंग की सूचना मिली। इस पर हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। घटनास्थल का अवलोकन कर लिया है। अवलोकन करने के बाद अब हमारी जो टीम है इसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके और दस्तयाबी के लिए पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। मैडम कुछ पता चला है कितने बंदे थे, क्या था? 2 लोग आए थे, बाइक पर आए थे और उसके बाद इस प्रकार से घटना को अंजाम देके गए हैं। एक्सटॉर्शन से संबंधित मामला नज़र में आ रहा है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूरी डेवलप करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। मैडम फायरिंग तो बहुत ज़्यादा ही हुई है, सभी दुकानों के ऊपर हमारी जो लगभग। टीम्स है वो इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी घटना को खोल के अग्रिम जो भी सूचना होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में 25वें निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन स्थानीय अग्रसेन भवन में किया गया। इस शिविर का आयोजन श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थिक सहयोग और शंकरा आई हॉस्पिटल तथा जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से हुआ। शिविर में 90 नेत्र मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 43 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। ये मरीज सोमवार को जयपुर में डॉक्टर मेटूट द्वारा लेंस प्रत्यारोपण के लिए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष नितेश बाजारी ने बताया कि सभी मरीजों का आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके का ऑपरेशन किया जाएगा। समिति समय समय पर सामाजिक सरोकार के तहत अनेक कार्य करती रही है, जिसमें कवि सम्मेलन, होली महोत्सव, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, दिव्यांगों को उपकरण, भजन संध्या आदि शामिल है। समिति के मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने बताया कि समिति आगामी 13 अक्टूबर को लगातार 26वीं बार निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करेगी। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। सुखाड़िया सर्किल स्थित जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SS यादव और क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल जयप्रकाश थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रिंसिपल द्वारा की गई। सिटी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर संजय भारती ने बताया कि एल्यूमिनी मीट से पहले रेलवे स्टेशनों के SM और ASM को ट्रेनिंग दी गई है। यह मीट 30-35 वर्षों से रेलवे में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थी, ताकि नए टीम मेंबर्स को उनके अनुभव से लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सोवेनियर के पेज का विमोचन किया गया और रेलवे में योगदान देने वाले पूर्व कर्मचारियों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिवंगत लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदयपुर से शंकरलाल की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।